हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन लूसेंट में। मैंने पिछली वाली क्लास में कवर किए थे वैदिक साहित्य और आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। जानेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। एक बार जो पिछली वाली क्लास जो हमने कवर की थी उसे एक बार रिमाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम बौद्धिक साहित्य पे। शुरू करते हैं इतिहास से। हिस्ट्री। जो हमारा भारत का इतिहास है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया था, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया था। हमारा जो इतिहास था उसे दो भागों में डिवाइड किया था, भारत और ये था विश्व। भारत के जो इतिहास था उसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया। तीन भागों में डिवाइड किया था। वो एक जर्मन के लेखक थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलिडियस। उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तीन भागों में डिवाइड किया था। प्राचीन इतिहास कैसे किया था? जो फर्स्ट रूल था हमारा, फर्स्ट जो रूल था वो था हिंदुत्व, यानी प्राचीन हिंदुओं का था। फिर उसके बाद 720 एडी में हमने बात की थी, एक सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद हमारा शुरू हो गया था मध्यकाल का इतिहास। 1600 के बाद यूरोपीय आए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने भी भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर उसने हमारा आ गया आधुनिक इतिहास। तो ऐसे हमारा भारत का जो इतिहास है, जो जर्मन के लेखक थे उन्होंने ऐसे करके इस पैटर्न पे तीन भागों में डिवाइड कर दिया भारत के इतिहास को। तो हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास को, हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हमने बात की थी उसके नामकरण की। पहले जो हमारा भारत देश है इसका नामकरण कैसे हुआ था? जो भारत का नामकरण हुआ था महाकाव्य और जो पुराणों में मिलता है हमें, पुराण में और महाकाव्य में जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है हमें भारत। भारत, और इसे बोलते थे भरत का देश, यानी यहाँ के जो निवासी थे उन्हें भरत की संतान बोला करते थे। जो भरत जो नाम था, बहुत सी उनमें बुकों में लिखा हुआ है, किसी में भरत एक राजा का नाम था, और किसी जैसे लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में लिखा हुआ है भरत जो है वो एक कबीले का नाम था। तो भरत एक कबीले का नाम था। उस कबीले के जो लोग थे, जो कबीले के जो लोग थे उन लोगों को भरत की संतान बोल दिया। भरत की उन्हें संतान बोल दिया गया। जो हमारे भारत देश का जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने सिंधु नदी के नाम पे नाम दिए थे। जो अरब के लोग थे वो सिंधु नदी को सिंधु न कहकर हिंद बोला करते, उसका नाम हिंदू रख दिया भारत का नाम। यूनान के लोग थे वो सिंध को इंदे करके बोला करते थे, जिसके नाम पे अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया। मध्यकाल में हमारे जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दे दिया। अगर हम भारत के जो नाम की बात करें, संविधान में अपने जो हमारा संविधान है, संविधान में बात करें तो संविधान में दो नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान हमारे संविधान में नाम नहीं है। हिंदुस्तान जो नाम दिया था वो हिंदुओं की वजह से दिया, क्योंकि ये जो देश था वो हिंदुओं का देश था, इसलिए इसका नाम मुस्लिम इतिहासकार जो थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। उसके बाद जो वहाँ के लोग थे प्राचीन हिंदू, जाहिर सी बात जो फर्स्ट रूल था, जो प्राचीन हिंदू थे, जो रहने वाले लोग थे, जो हमारे भारत के पहले रहने वाले लोग थे, वो इसे जम्मू द्वीप करके बोला करते थे। मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में, जम्मू द्वीप। जम्मू का मतलब हुआ करता था जामुन, जामुन वृक्षों का द्वीप बोला करते प्राचीन जो हमारे हिंदू थे। फिर उसके बाद हमारे जो वेद, ऐतिहासिक ग्रंथ हमने चार भागों में डिवाइड किया। उसमें थे हमारे धर्म ग्रंथ, चार भागों में डिवाइड किया। चार भागों में, एक आसान भाषा में समझने के लिए इसे चार भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें था हमारा धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, फिर आए हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर हमने बताया था विदेशियों का विवरण, यानी कि जो लेखक आएंगे, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो साक्ष्य मिले थे उनके आधार पर हमने इसे चार भागों में डिवाइड कर दिया। फिर हमने बात की थी धर्म ग्रंथ के बारे में, ये था हमारा धर्म ग्रंथ।
धर्म ग्रंथ में बात की थी हमने। धर्म ग्रंथ में हमारे आते हैं वेद। वेदों को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विदेशियों का जो विवरण, जो लेखक आए थे बाहर के, उन्होंने भारत का सर्वे किया, भारत के बारे में लिखा, जो वहाँ के राजाओं थे उनके बारे में लिखा, वो था विदेशियों का विवरण, जो वहाँ के बाहर के लोग आए थे। फिर साक्ष्य थे जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले, कुल्हाड़ी जैसे कुल्हाड़ी मिले, औजार कैसे थे, पत्थर के औजार थे, उन सभी के बारे में जो बात की गई थी वो की गई थी हमारे साक्ष्यों के बारे में। तो हम बात करते हैं वेद के बारे में। ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे हमारे, जो हमारे वेद हैं सबसे प्राचीन थे। इसके जो संकलनकर्ता थे, संकलनकर्ता जो थे हमारे, वो थे महर्षि कृष्णदेव पैन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण देव पैन वेद व्यास, ये संकलनकर्ता थे वेदों के। फिर हमने वेदों को बांट दिया हमने 4 भागों में। 4 भागों में डिवाइड कैसे किया? ऋग्वेद, जो हमारे वो थे संकलनकर्ता थे वेदों के, वो थे महर्षि कृष्ण देव पैन वेद व्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण देव पैन वेद व्यास। वेदों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद था हमारा, वो था हमारा ऋग्वेद, सामवेद, फिर इसके बाद यजुर्वेद हमारा आया, यजुर्वेद, फिर आया हमारा अथर्ववेद। ऐसे करके हमें 4 भागों में डिवाइड कर दिए हमारे वेद। तो हमने शुरुआत करते हैं फिर ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो था हमारा क्रमबद्ध विवरण मिलता हमारा ऋग्वेद में। ये सबसे प्राचीन, सबसे पहला जो वेद था हमारा ऋग्वेद था। इसका विभाजन भी हुआ था। इसमें 10 मंडल थे, 10 मंडल थे। विभाजन हुआ था जिसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, 10,462 इसमें क्या थी? ऋचाएं थी, ऋचाएं थी, जिसमें से 250 इंद्र को दी गई थी। इससे पता पड़ता है कि इंद्र की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, जिसको सबसे ज्यादा ऋचाएं थी, यानी कि उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू थी, यानी कि महत्व जो था वो इंद्र का था। दूसरे नंबर पे अग्नि को जो थी ऋचाएं, वो 200 ऋचाएं थी, वो थी अग्नि को। जो इन्हें पढ़ा करते थे, जो भी जिनको इन चीज ऋग्वेद का जिसको ज्ञान होता था, जो इसे पढ़ते थे, जो इसके बारे में बताते थे, उन्हें होत्र बोला करते थे, होत्र बोला करते थे। फिर इसके बाद हमें इसमें समाज मिली, चतुष्वर्ण समाज मिली। जो वहां पे जो समाज थी ऋग्वेद में, वो कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर कैसे? जो पढ़ा रहा है उसे ब्राह्मण बोल दिया गया, जो रक्षा कर रहा है यानी डिफेंस यानी रक्षा करता है दूसरे लोगों की, उन्हें क्षत्रिय बोल दिया गया। जो व्यापार कर रहा है उन्हें वैश्य बोल दिया गया। जो दूसरों की जो सेवा करते हैं उन्हें शूद्र बोल दिया गया। जो हमारी जो समाज थी उस टाइम पे, ऋग्वेद के टाइम पे, जातिवाद जो था वो कर्म के आधार पर था। अब जो जातिवाद है वो वंशानुगत जातिवाद, जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय। ये हमारा जातिवाद जो अब इस टाइम पे जो चल रहा है भारत में, वो वंशानुगत जातिवाद है। ऋग्वेद में वंशानुगत नहीं था। जो पढ़ा रहा है उसे ब्राह्मण बोल दिया गया, जो सेवा कर रहा है उसे वैश्य शूद्र बोल दिया गया, जो व्यापार कर रहा है उसे वैश्य बोल दिया गया, जो रक्षा कर रहा है उन्हें क्षत्रिय बोल दिया गया। वहां पे कर्म के आधार पर थी, जो 10वें मंडल में हमें मिलती है देखने के लिए। बताया था ना ऋग्वेद में 10 मंडल थे, जो हमें 10वें मंडल में मिलती है हमें समाज, जो थी कर्म के आधार पे। और अब कैसी चल रही है? जो हमारी है वो है वंशानुगत। हमारी जो चल रही है वंशानुगत जातिवाद है। फिर इसमें एक आता है तीसरा मंडल, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तीसरे मंडल में हमारे ऋग्वेद का उल्लेख हुआ था। ऋग्वेद की रचना जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। ऋग्वेद
ये भी हमारे इंपोर्टेंट मिलता है। ऋग्वेद कौन से मंडल में पाया, तो तीसरे मंडल में रचा गया था, किसके द्वारा रचा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये हमारा रचा गया था विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद, वो सॉरी हमारा गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए अर्पित है। फिर हमने इसके बाद बात की यजुर्वेद के बाद सामवेद। हमारे इसके बाद सामवेद आया। सामवेद जो पढ़ा करते उन्हें उद्रात बोला जाता था। रीड जो करते थे उन्हें उद्रात बोला जाता, उद्रात। इसमें सिंगिंग फॉर्म की स्टार्ट हुई, गाए जाने वाली जो फॉर्म थी हमारा, जो भारत का जो संगीत का जनक माना जाता है उसे सामवेद से माना जाता है। सामवेद को भारत के संगीत का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद यजुर्वेद आया। यजुर्वेद को जो पढ़ा करते उन्हें अथर्वणवेद बोला जाता था, उन्हें अथर्वणवेद बोला जाता था। यजुर्वेद ये गद और पद दोनों में हुआ करता था। यजुर्वेद जो हमारा गद और पद दोनों में हुआ, यानी सिंगिंग फॉर्म में भी मिलता था, मंत्र भी मिलते थे, और ऐसे जो रीड करते हैं उस भाषा में भी मिलता था। तो ये था हमारा यजुर्वेद। फिर इसके बाद आया अथर्ववेद। ये सबसे आखिर में रचा गया था। अथर्ववेद सबसे लास्ट में। ये किसने कहा? अथर्वा ऋषि, इसके थे अथर्वा ऋषि। इसमें जो जानकारी मिलती थी रोग निवारण, जादू मंत्र होना जो, और इसमें सबसे ज्यादा एक बात थी जो हमने डिस्कस की थी, कन्याओं के जन्म की निंदा। जो निंदा की गई थी कन्याओं के जन्म की, वो अथर्ववेद में की गई थी, जो भी आज भी देखने को मिलता है बहुत से लोगों में। ये भी आज भी देखने को मिलता है जो कन्याओं के जन्म पे निंदा करते हैं। फिर इसके बाद हमारे वेदांग आए। वेदों को समझने के हेतु वेदांग आए। वेदों को जो समझने हेतु एक आसान भाषा हम बोल सकते हैं वेदांग। आसान मतलब उसे और आसान, जैसे बोलते हैं ट्रिक, जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसे थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, यानी कि ऐसी वेदों को आसान करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई जिसे वेदांग बोला गया, उसे आसान भाषा हम समझ सकें, जिनकी संख्या थी 6, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, जो हमारे 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया वेदों को समझने हेतु। फिर उसके बाद पुराण आए। फिर हमारे आए पुराण। पुराणों के पाठ करने वाले पुजारी बोलते थे, पुजारी बोला करते। ये उनके पुत्र लोमहर्ष, पुराण जो थे हमारे लोमहर्ष, वह उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा रचा गया था। एक के द्वारा नहीं रचा गए थे। जो हमारे पुराण है एक के द्वारा रचे नहीं गए थे। पहले रोमहर्ष, फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा ने बनाया था हमारे पुराण, जिनकी संख्या थी पुराणों की 18। पुराणों की जो संख्या थी वो थी 18, जिसमें से हमें 6 मिलते हैं, जिसमें राजाओं की वंशावली के बारे में हमें देखने को मिलता है, जैसे मृत्सु पुराण है ना। तो ऐसे करके हमें 6 मिले थे, जो आपको पिछली क्लास में कवर कराया था। अगर न समझ में आए तो आप पिछली वाली क्लास को देख लेना, उससे आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक हमारा रिमाइंडर था, एक याद करने के लिए बस थोड़ा सा रिवीजन था। फिर इसके बाद हम आगे बौद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। इसमें एक खास बात थी स्त्री और शूद्र। इसमें स्त्री प्लस शूद्र, इन्हें जो प्राण है उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये सिर्फ उन्हें सुन सकती थी। ये ऐसा था हमारा पुराणों में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने बौद्ध साहित्य के बारे में। शुरू करते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में बुक थी जातक, ये रही हमारी बुक जातक, जिसमें बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनके बच्चे कौन थे, इनकी शादी हुई, इनका क्या नाम था, इन्होंने कैसे संन्यास लिया, ऐसे इन्होंने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की, किस किस चीज़ का इन्होंने त्याग किया था, क्या क्या चीज़ इन्होंने अपनाई, कौन से इनके मार्ग थे, जैसे अष्टांगी मार्ग बताए थे इन्होंने। तो ये सब इनके जातक बुक में हमें देखने को मिलता है जातक में। फिर इनके 3 पिटक थे, यानी त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें भाषा का जो यूज किया गया था वो थी पाली भाषा। जो बुद्ध की जो भाषा में यूज किया गया था वो थी पाली भाषा। उन्होंने उपदेश भी बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। और ये हीनयान द्वारा एक इनका प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम था कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र मिलता, उनका जीवन चरित्र कैसा था
जिसमें कथा वस्तु हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म को हम एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें आराम से कवर करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म की। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं साहित्यों के बारे में, इनका जो साहित्य था उसके बारे में बात की। जैसे जातक, इनकी बुक थी एक, साहित्य मतलब एक बुक में बताया गया बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो मिलती है हमें जातक में, एक साहित्य था। फिर उसमें त्रिपिटक मिला हमें, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक मिला, जिसमें भाषा का जो यूज किया गया था वो थी पाली भाषा। फिर हमें कथा वस्तु मिला, जिसमें जीवन चरित्र का, उनके बुद्ध का जो जीवन चरित्र था उसके बारे में डिस्कस मिलता है हमें देखने को। तो ये था हमारा बौद्ध साहित्य के बारे में। कवर करेंगे बौद्ध धर्म जो आएगा हमारा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उस पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे। इनके कौन कौन पुत्र थे, कौन किसके साथ विवाह हुआ था इनका, वो सब आगे जाके हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। जो हमारे जो जैन साहित्य शुरू हुआ था उसे आगम कहते हैं। इनका जो प्रमुख साहित्य था, साहित्य की बात करें तो इनका था भगवती सूत्र, जिसमें जीवन का उनका कृत्य मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर जो स्वामी के जीवन के बारे में मिलता है हमें। फिर उसके बाद आया था कल्प सूत्र, इनके जो साहित्य थे भगवती सूत्र। फिर उसके बाद एक और था कल्प सूत्र, जिसके बारे में मिलता है प्रारंभिक इतिहास के बारे में मिलता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास कैसा रहा था उसके बारे में मिलता है। फिर इनके जो 12 अंक थे उनका भी अलग अलग महत्व था, एक पोजीशन का अलग अलग महत्व था, हर पोजीशन का एक अलग महत्व था। आगे बढ़ते हैं जैन साहित्य के बाद फिर आते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि हमने धर्म ग्रंथ कवर कर लिए, जितने भी धर्म ग्रंथ थे प्राचीन इतिहास से वो सारे कवर कर लिए। इसके बाद शुरू होते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है हमारा अर्थशास्त्र, जो लिखा गया था कौटिल्य द्वारा। लेखक थे हमारे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। क्या है कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो विष्णुगुप्त करके दे दिया जाता है। हालांकि ये देखा जाता है यूपीएससी में ज्यादातर विष्णुगुप्त को दे देते हैं, क्योंकि चाणक्य और कौटिल्य ये आराम से हमें याद होता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य या चाणक्य ने। एक विष्णुगुप्त जो नाम है ये उनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। जो चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र जो लिखी थी कौटिल्य ने, चाणक्य ने, उनके जो बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त, जो कि हमें यूपीएससी में देखने को मिल जाता है। तो इसे विष्णुगुप्त पे टिक करें, कंफ्यूज ना हो। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य ऑप्शन में ना देखने को मिले तो विष्णुगुप्त जरूर मिलेगा देखने को। विषय के बारे में बात करें, मौर्यकालिक राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में उनके विषय में लिखा हुआ था। मैंने आपको बताया था जब पिछली बार क्लास में की थी हमने, उसमें बताया था जब भी कोई बाहर का आता है, यानी जब भी कोई किसी पे अपनी बहुमत जमाता है, वो 3 चीजों में बदलाव करता है। 3 चीजों में किस किस में बदलाव करता है, समाज में बदलाव करेगा, अर्थव्यवस्था में बदलाव करेगा, अर्थव्यवस्था के बाद राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव करेगा। जैसे आज के उस डेट में ले, हम किसी को हम पॉइंट की नहीं बात करेंगे, एक स्टडी पर्पज से देखेंगे। जैसे आज से 10 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे हमारी समाज किस टाइप की थी, हमारी अर्थव्यवस्था उस टाइम पे किस टाइप की थी, और राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। अब बात करें जब अब गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी गवर्नमेंट, हमारी समाज काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। समाज में काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी अलग तरह की समाज हो गई हमारी। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था देखो काफ़ी ग्रोथ के ऊपर है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स काफ़ी हमारी ऊपर चल रही है। अर्थव्यवस्था में चेंज मिल गया, समाज में भी चेंज मिल गया। अब राजनीतिक व्यवस्था में पूरा चेंज हो चुका है। डिजिटल जो शुरुआत हुई थी राजनीतिक व्यवस्था की, तो यहीं से शुरू हुई थी। बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी डिजिटल उसमें प्रचार के बारे में, एडवर्टाइजमेंट में। तो अपने जो प्रचार किया था ना, डिजिटल जो किया था सबसे पहले प्रधानमंत्री ये उन्होंने शुरू किया था अपने राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, इसमें 15 अधिकरण थे और 180 प्रकरण थे। और जो इसमें भाषा की यूज किया गया था, जो भाषा थी संस्कृत। जो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था वो हमारा संस्कृत में लिखा गया था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी, जिसके लेखक थे कल्हण। भाषा थी संस्कृत, जिसमें भाषा संस्कृत में नहीं, भारत के पुराने लोग होंगे, जो भारत के प्राचीन इतिहास के लोग हैं जो संस्कृत भाषा का यूज करेंगे। जो अरब के आएंगे, यूनान के, उनकी अलग अलग भाषाएं मिलेंगी हमें देखने को मिलेंगी। जो हमारे ये थे, ये प्राचीन हिंदू थे, जो प्राचीन लोग थे, उनकी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत, जैसे हमारे वेद भी मिले थे संस्कृत में ही मिले थे ज़्यादातर, श्लोक भी संस्कृत में थे। ऐसे ही भारत के प्राचीन लोग हैं तो इनकी जो भाषा मिलेगी वो संस्कृत ही मिलेगी। जो बाहर के लोग आएंगे, जो आक्रमणकारियों के साथ आएंगे, जो बाहर के जो लेखक आएंगे, उनका जो मिलेगा विषय में, जो भाषा मिलेगी देखने को, वो अलग ही मिलेगी। ठीक है ना। तो विषय था इसमें कश्मीर का इतिहास। जो राजतरंगिणी जो लिखी गई थी उसमें जो हमें इतिहास मिला था वो था कश्मीर का इतिहास। उसमें बस कश्मीर के इतिहास के बारे में
लिखा गया था। और इसके जो लेखक थे राजतरंगिणी के वो थे कल्हण। आगे चलते हैं। फिर आया चचनामा, इसके लेखक थे अली अहमद। इन्होंने लिखा था, इन्होंने किसके बारे में लिखा था? इन्होंने लिखा था अरबों की सिंध विजय। अरबों की सिंध विजय। इसमें भाषा कौन सी होगी? फारसी। मैंने बताया था जो भारत के प्राचीन लोग थे उनकी भाषा संस्कृत हो रही थी। अब ये जो अली अहमद था ये बाहर से आए हुए अरबी लोग हैं, अरब से आए, उन्होंने भाषा कौन सी लिख दी? फारसी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत तो ये जानते ही नहीं है। इनकी जो अपनी खुद की भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। तो इन्होंने अब जो विषय में लिखा, जो लेखक थे, जो चचनामा लिखी गई, जो बुक थी चचनामा, जो अली अहमद के द्वारा लिखी गई, उसमें जो भाषा का यूज किया गया वो थी फारसी, जिसमें लिखा गया था अरबों की सिंध विजय के बारे में। फिर आई हमारी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो थे पाणिनि। विशेषता की बात करें, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? इसका संस्करण व्याकरण का प्रथम ग्रंथ था। संस्करण व्याकरण में जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ था हमारा अष्टाध्यायी में। इसके विषय के बारे में बात करें, किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य के पूर्व और मौर्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। यानी कि मौर्य काल के उसमें आए होंगे तो मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर आई हमारी गार्गिक संहिता। गार्गिक संहिता के जो लेखक थे वो थे कात्यायन। विषय के बारे में ज्योतिष के बारे में और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, ये उस टाइम पे लिखी गई गार्गिक संहिता जो कात्यायन द्वारा लिखी गई। उस टाइम पे ज्योतिष का महत्व होगा और भारत में होने वाले जो उस टाइम पे यवनों के आक्रमण हो रहे होंगे उसके बारे में, यवनों के बारे में इसमें लिखा गया। ये थी गार्गिक संहिता जो लिखी गई कात्यायन द्वारा। फिर इसके बाद आता है एक महाभाष्य, जो एक टीका है। महाभाष्य एक टीका है। तो लेखक जो थे हमारे ये थे पुष्यमित्र सुंग, जो पुरोहित पतंजलि। विषय की बात करें सुंगों की जानकारी, यानी सुंग काल की जानकारी। उस टाइम पे सुंग काल के बारे में चल रहा होगा तो सुंग काल के बारे में इसमें जानकारी लिखी गई महाभाष्य में। अब इसके बाद बात करेंगे हम विदेशियों का विवरण। हमने बांटा था इसे 4 भागों में, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के बारे में। तो हमने कवर किया धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कवर कर लिए। अब आएंगे हम विदेशियों का विवरण। जो बाहर के जो हमारे लोग आएंगे, बाहर से जो लोग आएंगे वो आके भारत के बारे में लिखेंगे, उसे बोलते हैं विदेशियों का विवरण। जो उनका जो ओपिनियन होगी उनकी खुद की, वो अपनी बुक में लिखेंगे। तो अब बात करेंगे हम विदेशियों का विवरण। जो विदेशियों का विवरण हुआ था उन सभी के बारे में लिखेंगे। तो विदेशियों के विवरण को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे एक पार्ट में रख दिया हमने यूनान के लोग, यूनानी यानी रोमन लेखक। दूसरे हम चीनी लेखक भी आए तो फिर चीनी लेखक, फिर अरबी लेखक, और फिर जो अन्य जो लेखक आए थे उनके बारे में। इंपॉर्टेंट ये तीनों होते हैं, अन्य भी होते हैं, पर जो ज़्यादातर जो हमें लोग जो देखने को मिले थे भारत में, जो सर्वे करने आए थे, जो भारत के में जानकारी प्राप्त करने आए थे, वो यूनान, चीन और अरब के लोग ज़्यादा थे। ठीक है, शुरू करते हैं यूनान के लोगों के बारे में, यूनान लेखकों के बारे में। यूनान लेखक यानी रोमन लेखक, इनमें से आए थे टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और टाइमिकस। टेसियस के बारे में कुछ खास नहीं था, यह ईरान का एक राजवैद्य था। भारत के संबंध में उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से, आश्चर्यजनक कहानी थी जो बिल्कुल एकदम विश्वास लायक नहीं थी। एक आश्चर्य कहानी लिखी हुई थी टेसियस ने, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। फिर आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पता कहा गया। इनकी जो बुक थी वो पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस क्वेश्चन बनता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? एसएससी में और जो भी पुलिस की जो वैकेंसी निकलते हैं, एसएससी, सीजीएल, एचएसएल में भी देखने को आसानी से क्वेश्चन मिल जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस की पुस्तक कौन थी? तो वो थी हिस्टोरिका। काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। हेरोडोटस के बाद आए मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज, और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये मेगास्थनीज। जो इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। जाहिर सी बात है जिसके काल में आएंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो किसके बारे में लिखा इन्होंने? मौर्यकालीन राजनैतिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने, जो मौर्यकालीन की जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी लिखती। ये चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे मेगास्थनीज, और इनकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका में जो देखने को हमें मिलता है। मौर्यकालीन व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है वो किस बुक में मिलती है? इंडिका, जिसके लेखक है मेगास्थनीज।
फिर आए डायमेकस। डायमेकस ये इतने खास इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, पर एक बार इन्हें देख लेते हैं। डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, बिंदुसार के राज दरबार में ये आया था। फिर आए हमारे डायनोसियस, जिसे मिस नरेश टॉलमी फिंडेल्फस का राजदूत था, जिसमें अशोक के राज दरबार में ये आए थे। अशोक के राज दरबार में ये आए थे। फिर आए टॉलमी। टॉलमी एक इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, टॉलमी से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक जो लिखी थी वो टॉलमी ने लिखी थी। भारत के भूगोल नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो टॉलमी ने लिखी थी। इससे क्वेश्चन हमारा बन जाता है। फिर आए थे हमारे प्लिनी। प्लिनी, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। भारत की वनस्पति और जीवों के बारे में जो मिलता है वो नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है, जो लिखी गई थी प्लिनी द्वारा लिखी गई थी, जिसका पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। जो भारत की वनस्पति जीवों की जानकारी, जो भारत के में कौन कौन सी वनस्पति हैं, हमारा जो देश था सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते थे भारत में, जो विदेशों में जाके व्यापार हुआ करता था मसालों का। जो भी बाहर के लोग, विदेश के लोग आए थे, उन्होंने व्यापार भी किया था, वो मसालों का ही व्यापार किया था। तो अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ देखने को मिलती थी हमारे भारत में, भारत देश में। और जीवों के बारे में, यहाँ पे कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया था। प्लिनी की एक बुक थी जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। फिर ये हमारा आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसके लेखक थे अज्ञात। कोई भी जिसके बारे में मैं भी कोई नाम का अभी तक नहीं पता है। 18 AD में आए थे। इनमें बंदरगाहों के बारे में दिया गया था। बंदरगाह यानी कि जो पोर्ट होते हैं हमारे, बंदरगाह समुद्र के किनारे जो होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी थी। 18 AD के समय में दी थी, जिसके लेखक अज्ञात है, कोई पता नहीं। फिर बात करेंगे यूनान यानी रोमन के लेखक खत्म। उसके बाद आते हैं हमारे चीनी लेखक। चीनी लेखकों में प्रमुख जो लेखक थे फाइयान, सेयुंगन और हैंसोंग। फाइयान की बात करें, फाइयान ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी फौजी। फौजी नाम है, फौजी नहीं, फौजी। ये बौद्ध राज्यों का अभिलेख, जो बौद्ध जो राज्य थे, बौद्ध धर्म के जो राज्य थे, उनके बारे में अभिलेख था। और जो मध्य प्रदेश की जो जनता है, MP की जो जनता है, उसे खुशी और समृद्ध बताया था इन्होंने, जिनका नाम था फाइयान। फिर आते हैं संयुगन। इनका कुछ खास कुछ नहीं था। 518 ईस्वी में भारत आए थे। 3 वर्षों की इन्होंने 3 वर्षों की यात्रा की और बौद्ध धर्म की जो प्राप्ति की एकत्रित की थी। सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, बस इन्होंने यही किया था। 518 ईस्वी में भारत आए थे। फिर आते हैं हैंसोंग। ये बनता है हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट, हैंसोंग, जिनकी यात्रा थी 629 AD से 645 AD के बीच में। शासन था उस टाइम पे भारत में हर्षवर्धन का उस टाइम पे शासन था। उन्होंने 15 साल भारत में रहे। पुस्तक जो लिखी थी वो थी सीयू की एक पुस्तक थी जो लिखी थी हैंसोंग ने। उसमें क्या क्या मिलता है हमें? हर्षकालीन व्यवस्था, जाहिर सी बात है, जिसके राज्य में आ रहे हैं उसके बारे में तो जानकारी मिलेगी। और 138 देशों का विवरण भी हमें मिलता है। इसके जो विशेष पॉइंट था, ये बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन में और अध्यापन का कार्य दोनों किए थे इन्होंने, जिनका नाम था हैंसोंग। जो समकालीन कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र। फिर बात करते हैं इत्सिंग की। इत्सिंग जो थे ये 7वीं सदी के अंत में भारत आए एक चीनी यात्री थे और ये एक अनुवादक थे, यानी कि एक ट्रांसलेटर थे। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, हिंदी को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे अनुवादक थे, जिसकी जो जानकारी मिलती है समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है इत्सिंग द्वारा। इत्सिंग ने इसी के बारे में जानकारी दी थी। ये सारे हमारे चीनी लेखक हैं। चीनी लेखकों के बारे में यूनान हमने कवर कर लिया, चीनी लेखक हैं।
फिर आते हैं हमारे अरब के जो लेखक हैं। अरब के लेखकों की बात करें, अल-बरूनी और इब्न बतूता जो प्रमुख लेखक जो थे हमारे, अल-बरूनी और इब्न बतूता। अल-बरूनी की बात करें तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला अरबी लेखक था। महमूद गजनवी के साथ जो आया था ये सबसे पहला अरबी लेखक था, अरब से जो सबसे फर्स्ट में आया था, जिसका नाम है अल-बरूनी। इनकी जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और या भारत की खोज, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। अल-बरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है, अल-बरूनी कौन सी पुस्तक थी। किताब उल हिंद न मिले देखने को, तहकीक ए हिंद मिल जाएगा, भारत की खोज मिल जाएगी, और इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं मिला। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद ये नहीं मिलेगा, भारत की खोज मिलेगी। तीनों एक ही बुक है जिनके अलग अलग नाम दे दिए गए। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, तीनों में से कोई भी नाम ले दो, सब अलग अलग नाम दे दिए थे, तब थी बुक एक ही, जो हमें ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट कर देती है कि तहकीक हिंद थी, तो उसमें भारत की खोज ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो माइंड को डिस्टर्ब ना करें, भारत की खोज पे टिक कर दें, राइट आंसर होगा। जो भाषा थी वो अरबी है, जाहिर सी बात, मतलब जो अरब के लोग आएंगे उनकी जो भाषा होगी वो अरब की देखने की मिलेगी, तो उनकी जो भाषा थी वो अरबी थी। जानकारी के बारे में बात करें, जो अरबी लेखक अल-बरूनी आए उन्होंने किस किस बारे में जानकारी की, धर्म के बारे में, भारत में क्या क्या धर्म है, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, यहाँ पे त्योहार क्या बनाया जाता, खगोल विज्ञान के बारे में भी इन्होंने जानकारी की अल-बरूनी ने। समाज के बारे में भी इन्होंने देखा, तंत्र मंत्र सबका उल्लेख किया और अपनी बुक में लिखते गए। थर्ड नंबर पे आता है हमारा राजपूत कालीन और राजनीतिक सामाजिक स्थितियां कैसी थी, राजपूतों की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। आगे बढ़ते हैं, अल-बरूनी के बाद बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे हम अन्य जो लेखक थे उनके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।